ओके, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द रिटर्न टू स्केल। अभी हमने पढ़ा था रिटर्न टू मीन्स लास्ट वीडियो में हमने स्टडी किया लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। नाउ वी आर डिस्कसिंग द लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। अब जो स्केल है वो लॉन्ग रन में एप्लीकेबल होता है एंड लॉन्ग रन में हम ये अज्यूम करते हैं कि लेबर और कैपिटल दोनों ही वेरिएबल हैं। ठीक है, तो वो डिस्कस हम करेंगे, बट हम यहाँ पे स्केल से पहले थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं कि सपोज एज अ रैशनल प्रोड्यूसर आप क्या करना चाहोगे। एज अ रैशनल प्रोड्यूसर आप प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करोगे। एज अ रैशनल प्रोड्यूसर यू विल ट्राई टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन कम ऑन माइंड दैट हाउ टू इंक्रीज द प्रॉफिट, हाउ टू इंक्रीज और मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। तो जब आप प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना चाहते हो तो आपके पास दो ऑप्शन है। या तो आप रिसोर्सेज जो आपके लग रहे हैं, मतलब जो कॉस्ट लग रही है, उसको आप कम करना स्टार्ट करो। दूसरा ऑप्शन आपके माइंड में आता है कि या तो आप आउटपुट को बढ़ाना स्टार्ट कर दो, तब आपका प्रॉफिट बढ़ सकता है। तो अब जब मुझे ये डिटरमाइन करना है कि मैं रिसोर्सेज कम करूं, अपनी कॉस्ट कम करूं या आउटपुट को मैक्सिमाइज करूं, तो मेरे को ये भी तो पता होना चाहिए कि मैं अपने आउटपुट को किससे मेजर कर रही हूँ। ठीक है, तो वो मैं मेजर करती हूँ आइसोकॉन से। जो प्रोडक्शन है वहाँ पे हम यूज़ करते हैं आइसोकॉन, और जो कंज्यूमर है वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, इंडिफरेंस कर्व। तो जो प्रॉपर्टीज़ आप इंडिफरेंस कर्व की पढ़ के आए वो कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से है, और जो प्रॉपर्टीज़ अब हम पढ़ेंगे वो प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम पढ़ेंगे। कि हम ये हमें हेल्प करता है आइसोकॉन कि हम ऑप्टिमल कॉम्बिनेशन डिसाइड कर पाए, जिस कॉम्बिनेशन के मीन्स कितना लेबर और कितना कैपिटल लेके मुझे प्रोडक्शन करना चाहिए, कितना लेबर और कितना कैपिटल लेके मुझे प्रोडक्शन करना चाहिए। ठीक है, अब जो आइसोकॉन्ट है उस वो दो वर्ड से मिलके बना है, आइसो एंड कॉन्स। आइसो मीन्स इक्वल और कॉन्ट मीन क्वांटिटी। आइसो मीन्स इक्वल, क्वांट मीन क्वांटिटी। अब ये जो आइसो क्वांट है ये आपको डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स बता सकता है, जिससे आपको क्या मिलेगा, सेम आउटपुट मिलेगा। कि सपोज मैं 20 यूनिट्स प्रोड्यूस करना चाहती हूँ, तो मेरे पास क्या क्या ऑप्शन है कि मैं 1 लेबर और 1 कैपिटल ले लूँ, मैं 2 लेबर और 3 कैपिटल ले लूँ। ठीक है, मैं किस कॉम्बिनेशन पे मुझे 20 यूनिट्स में प्रोड्यूस कर पाऊंगी। तो अगर मैं एक बढ़ा रही हूँ, ठीक है, कि अगर मैं एक क्या कर रही हूँ, बढ़ा रही हूँ, तो दूसरे को मुझे क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो मैं किस कॉम्बिनेशन में लेबर और कैपिटल लूँ जिसपे मेरे को सेम आउटपुट मिलता रहे, जिसपे मेरे को सेम आउटपुट मिलता रहे, मैं यहाँ पे ये स्टडी करूँगी। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि ये जो आइसोकॉन्ट है ये कुछ अजम्पशन पे भी बेस्ड होगा। ठीक है, मतलब आप जो बना रहे हो क्या उसमें आप क्या सोच के बना रहे हो, तो यहाँ पे कुछ अजम्पशन है। जब आइसोकॉन्ट बनाते हो उसकी अजम्पशन है। अजम्पशन नंबर 1 है कि टेक्नोलॉजी जो है वो सेम रहेगी, और अजम्पशन नंबर 2 है कि फर्म सिर्फ 2 ही फैक्टर यूज कर रही है। पहला यूज कर रही मीन्स 2 ही फैक्टर क्या कर रही है, यूज कर रही है। दे आर यूजिंग द लेबर एंड कैपिटल, दे आर यूजिंग द लेबर एंड कैपिटल। अब मैं आइसोकॉन्ट मैप की बात करूं तो मतलब मैप क्या है, वो ये शो कर रहा है कि शोज द डिफरेंट अमाउंट ऑफ आउटपुट इन द सेम डायग्राम। कि मैंने एक सेम डायग्राम बनाया, on one side I am taking the capital and on the other side I am taking the labor, and in this case the one Q1 we can say is showing me the 20 units, Q2 is showing me the 40 units, Q3 is showing me the 60 यूनिट। मतलब आइसोकॉन्ट 1 बता रहा है कि मैं इसके थ्रू 20 यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकती हूँ। आइसोकॉन्ट 2 बता रहा है कि आई एम यूजिंग दिस, तो मैं इस पे 40 यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकती हूँ। आइसोकॉन्ट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 60 यूनिट्स। अब 60 यूनिट्स प्रोड्यूस करने के लिए मेरे पास कौन कौन से डिफरेंट कॉम्बिनेशन है ये मुझे आइसोकॉन्ट से पता चलता है। ठीक है, अब ये मुझे पता चल गया आइसोकॉन्ट का मीन्स किससे, आइसो और कॉन्ट क्या है, क्या शो कर रहा है, क्या अजम्पशन है, मैप क्या शो करता है। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में देखते हैं कि आइसोकॉन्ट की क्या प्रॉपर्टीज हैं, वो हम देख लेते हैं।
सो प्रॉपर्टी नंबर 1 इज आइसोकॉन स्लोप्स डाउनवर्ड टू द राइट। मतलब ये वाली जो शेप है ये शो कर रहा है कि आइसोकॉन्ट इज डाउनवर्ड टू द राइट। तो अब अगर मैं ये कह रही हूँ ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है, तो मुझे जो बाकी पॉसिबल शेप्स हैं अगर मैं ये प्रूफ कर दूं कि वो शेप्स गलत हैं, तो ये ऑटोमेटिकली बन जाएगा कि येस आइसोकॉन्ट स्लोप्स डाउनवर्ड टू द राइट। अब जब मैं ये आइसोकॉन्ट की बात करती हूँ तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये मुझे बता रहा है डिफरेंट कॉम्बिनेशंस जिनका यूज करके मैं सेम आउटपुट प्रोड्यूस कर सकती हूँ। एक साइड पे मैं लेती हूँ लेबर, एक साइड पे मैं कैपिटल लेती हूँ। इनिशियली मैंने इतना और इतना कैपिटल एंड इतना लेबर K1 एंड L1 लेबर एंड कैपिटल यूज किया। अब मुझे, ठीक है, सपोज मैंने क्या करा, कैपिटल को रिड्यूस कर दिया, लेबर को बढ़ा दिया, तो मैं सेकेंड पॉइंट पे क्या आ गई। नेक्स्ट अगर सपोज मैंने क्या करा, लेबर को, सपोज इसको मैं आपको दोबारा से थोड़ा क्लीन करके एक्सप्लेन करती हूँ। ये मेरा क्या है, एक आइसोकॉन्ट है। मैं ये फर्स्ट कॉम्बिनेशन ले रही थी, ये मेरा था K1, ये मेरा था L1। अब मैं सेम यूनिट्स प्रोड्यूस करना चाह रही हूँ, तो मुझे अगर मैं एक की यूनिट बढ़ा रही हूँ, L2 कर रही हूँ, लेबर को बढ़ा रही हूँ, तो मुझे कैपिटल को मैं कम करूँगी तभी मैं लेबर को बढ़ाऊँगी। देन अगर मुझे सेम यूनिट दोबारा प्रोड्यूस करनी है, तो मैं लेबर को अगर बढ़ा रही हूँ, L3 कर रही हूँ, तो मुझे कैपिटल को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो ये वो डिफरेंट कॉम्बिनेशन है जिनको यूज करके मैं 20 को बढ़ा सकती हूँ। बट अगर आपको मैं ये कहूँ कि पहले मैं क्या, ठीक है ये समझ आ गया। अब हम फर्स्ट डायग्राम पे हैं, ये वाला जो डायग्राम है, यहाँ मैं कह रही हूँ कि मैं K1 और L1 का यूज करके, ठीक है, 20 यूनिट्स बना रही थी। क्या कर रही थी, 20 यूनिट्स का क्या कर रही थी, प्रोडक्शन कर रही थी। अब जब मैं 20 यूनिट्स बढ़ा रही थी, तो उस टाइम पे, ठीक है, मैं 20 यूनिट्स प्रोडक्शन कर रही हूँ। अब मैं अगर दोनों का इनपुट बढ़ा दूं कि पहले सपोज 1 लेबर थी 1 कैपिटल था, 1 लेबर और 1 कैपिटल था, अब मैं डबल कर रही हूँ दोनों को सपोज, तो मेरा प्रोडक्शन भी डबल होना चाहिए। बट मेरा प्रोडक्शन डबल नहीं हो रहा, मैं अभी भी वहीं पे ही हूँ। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि मैं दोनों वेरिएबल को बढ़ा दूं और मैं सेम प्रोडक्शन करूं? तो ये पॉसिबल नहीं है, इसीलिए ये जो शेप है वो वैलिड नहीं है। इसलिए ये वाली जो शेप है ये वैलिड नहीं है। देन अब हम इस वाले डायग्राम की बात करते हैं। अब यहाँ पे मैं कह रही हूँ कि मैं इस पॉइंट पे हूँ और मैं कितना प्रोडक्शन कर रही हूँ, 20 यूनिट्स। लेबर मेरी फिक्स है, पहले मैं K1 यूज करी थी, फिर मैंने K2 प्रोडक्शन कर, मतलब मैंने कैपिटल बढ़ा दी। दोनों फैक्टर्स नहीं बढ़ाए बट एक फैक्टर बढ़ाया है, तो कुछ तो आउटपुट में बढ़ना चाहिए था। सिर्फ कैपिटल भी बढ़ा रही हूँ तो कुछ बढ़ना चाहिए था, बट नहीं बढ़ रहा, तो ये भी क्या है, इसीलिए ये शेप पॉसिबल नहीं है। देन थर्ड केस की मैं बात करूँ, थर्ड केस में क्या है कि मैं ये कह रही हूँ कि मेरी कैपिटल तो फिक्स है, चलो अब मैं लेबर बढ़ा रही हूँ। तो जब मैं लेबर बढ़ा रही हूँ तब भी मैं कह रही हूँ कि कुछ तो मेरा इनपुट बढ़ाने पे कुछ तो आउटपुट बढ़ना चाहिए था। मैं पहले भी 20 यूनिट प्रोड्यूस कर रही थी और अभी भी 20 यूनिट प्रोड्यूस कर रही हूँ, तो इसीलिए ये वाली शेप भी क्या है, रॉन्ग है। तो जब मैंने तीनों शेप्स रॉन्ग प्रूफ कर दी, तो मैंने ये प्रूफ करा कि आइसोकॉन्ट क्या है, स्लोप्स डाउनवर्ड टू दी राइट। तो ये वाली मेरी शेप ठीक है, फोर्थ वन। तो ये मैंने इसको प्रूफ कर दिया, राइट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी बोलती है आइसोकॉन्स जो हैं वो कॉन्वेक्स टू ऑरिजिन होने चाहिए, कॉन्केव टू ऑरिजिन नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो अब हम वो देखेंगे कि वो कॉन्वेक्स, ठीक है। अब यहाँ पे वो बोलता है कि आइसोकॉन्स आर कॉन्वेक्स टू द ऑरिजिन, दे आर
दे शुड बी कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। तो अब वो कॉन्वेक्स टू ओरिजिन है, ऐसा क्यों है कि वो कॉन्वेक्स टू ओरिजिन ही है, कॉनकेव टू ओरिजिन नहीं है? उसका मेन रीजन है मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन जो है वो क्या है, डिमिनिशिंग है। अब इसको समझने के लिए मैं एक एग्जांपल लेती हूँ कि सपोज आपके पास 10 पेंसिल हैं और 5 इरेजर्स हैं। 10 पेंसिल्स हैं और 5 इरेजर हैं। तो इनिशियली हर बार आप मुझे एक एक्स्ट्रा इरेजर के लिए कितनी पेंसिल देने के लिए तैयार होगे? पहली बार मैंने आपसे कहा कि आप ना मुझे 10 पेंसिल है ना आपके पास, तो मैं आपको एक इरेजर दूंगी, तो आप मुझे कितनी पेंसिल्स दोगे? आपने कहा मैम 4 पेंसिल्स दे सकते हैं। मैंने कहा ठीक है दे दो, मैं आपको एक इरेजर देती हूँ। अब मैं नेक्स्ट टाइम दोबारा आपके पास आई, मैंने कहा मुझे एक और इरेजर चाहिए, अब आप मुझे कितनी पेंसिल्स दे सकते हो? तो अब आप मुझे कहोगे कि मैम लास्ट टाइम ना मेरे पास 10 पेंसिल्स थी तो मैंने आपके साथ 4 शेयर कर दी, बट अब मैं आपके साथ 4 शेयर तो नहीं कर सकती, अब मेरे पास पेंसिल्स ना कम हो गई हैं, तो मैं आपको यहाँ पे सपोज 2 पेंसिल्स दे सकती हूँ एक एक्स्ट्रा इरेजर के लिए। तो नेक्स्ट टाइम जब मैं आपके पास जाऊंगी थर्ड टाइम कि अब मेरे से एक इरेजर ले लो और मेरे को दे दो पेंसिल, तो अब आप मुझे 2 पेंसिल से भी कम दोगे। क्यों कम दोगे? क्योंकि आपके पास जो चीज़ पहले ज़्यादा क्वांटिटी में थी, जैसे ही आपने मेरे साथ एक्सचेंज करना स्टार्ट किया वो कम होती गई आपके पास, तो और मेरे पास तो वो बढ़ रही है, पेंसिल इरेजर कम हो रही है। तो हर बार आप सेम एक सिंगल यूनिट के लिए जो सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हो वो कम होता जाएगा। और ये मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ये आप ऑलरेडी इंडिफरेंस कर्व में पढ़ चुके हो। और यहाँ पे हम बात करते हैं प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से। हम बोलते हैं कि लेबर और कैपिटल के बीच में जब आप ट्रेड ऑफ कर रहे हो, थोड़ा सा एक्सचेंज करने के लिए तैयार हो, तो आप ये नहीं कहोगे कि ठीक है अब मैं क्या करती हूँ, मैं सेम यूनिट ही प्रोड्यूस करना चाह रही हूँ 20, तो एक बार तो मैं 2 यूनिट्स आपको दे दूंगी एक एडिशनल लेबर के लिए, मतलब 2 लेबर छोड़ दूंगी, 2 लेबर से कम कर दूंगी, सॉरी 2 कैपिटल से कम कर दूंगी एक एडिशनल लेबर के लिए। फिर दूसरी बार मैं आपको 4 कैपिटल छोड़ दूंगी एक एडिशनल लेबर लगाने के लिए, फिर मैं 5 छोड़ दूंगी कैपिटल एक एडिशनल लेबर के लिए। तो ये एक रैशनल प्रोड्यूसर की तरह काम नहीं कर रहा। आप एक रैशनल पर्सन की तरह बिहेव करोगे कि पहले मेरे पास कैपिटल ज़्यादा थी तो मैंने इतना सेक्रीफाइस किया था, अब मेरे पास कैपिटल हो रही है कम, तो मैं हर बार एक एडिशनल लेबर के लिए हर बार अलग मीन्स एक बार 6 कैपिटल छोड़ दूं एक एडिशनल लेबर के लिए, फिर मैं 5 कैपिटल छोड़ दूं एक एडिशनल लेबर के लिए, फिर मैं 4 कैपिटल छोड़ दूं एक एडिशनल लेबर के लिए, वो पॉसिबल नहीं है। तो कॉनकेव में वो क्या कर रहा है, कॉनकेव में वो दिखा रहा है कि मैंने इनिशियली ये वाला पॉइंट था, इनिशियली मैं इस पॉइंट पे थी जहाँ पे मेरे पास एक लेबर थी और K1 कैपिटल थी। अब मुझे क्या करना था, लेबर बढ़ानी थी 1 एडिशनल से, तो आपने कहा ठीक है मैं इतनी लेबर क्या करूँ, इतनी कैपिटल जो है सेक्रीफाइस कर लूँगी। ठीक है जी। नेक्स्ट टाइम मैं आपके पास दोबारा गई कि मेरे को एक और एडिशनल, मतलब दोबारा सोचा मैंने कि मेरे को एक और लेबर लगानी चाहिए, तो मैं कह रही हूँ ठीक है अब मैं और ज़्यादा सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हूँ। नेक्स्ट टाइम मुझे लेबर इंक्रीज करनी थी तो मैंने कहा मैं और ज़्यादा सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हूँ। बट ये रियल लाइफ में नहीं होता, क्योंकि जो चीज़ आपके पास कम होती जा रही है, कैपिटल कम होती जा रही है, तो हर बार आप उसका कम अमाउंट सेक्रीफाइस करना स्टार्ट करोगे, हर बार ज़्यादा अमाउंट सेक्रीफाइस नहीं करोगे। तो कॉनकेव जो है वो ये वाली सिचुएशन है फर्स्ट वन, कॉन्वेक्स जो है वो सेकेंड वन वाली सिचुएशन है। अब यहाँ पे जब आप कॉन्वेक्स की बात कर रहे हो तो पहले आपके पास 1 लेबर थी, फिर 2 हुई, फिर 3, और इसको देखो जब आपके पास 1 लेबर थी, आप इस पॉइंट पे प्रोडक्शन तो आपका सपोज 20 यूनिट्स ही हो रहा है, आपके पास इतनी कैपिटल थी एंड यू हैव सपोज K1 कैपिटल थी एंड 1 लेबर थी और L1 लेबर थी वी कैन से। देन मैंने इनिशियली 1 to 2 लेबर को इंक्रीज करने का सोचा। जब मैं L1 से L2 पे गई तो आपने कहा ठीक है आई एम रेडी टू सेक्रीफाइस
this much unit of capital. I'm ready to sacrifice this much unit of capital, but नेक्स्ट टाइम जब मैं आपके पास दोबारा जाऊंगी सेम एडिशनल यूनिट के लिए, तो आप कहोगे अब मैं सेम अमाउंट तो नहीं सेक्रीफाइस कर सकती ले कैपिटल का, मुझे थोड़ा कम सेक्रीफाइस करना है. तो जो मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन है वो डिमिनिशिंग होता है, ठीक है, इंक्रीजिंग नहीं होता. कॉनकेव ये बताता है वो इंक्रीजिंग है, जो एज अ रैशनल पर्सन आप बिहेव नहीं करोगे. तो इसलिए हम बोलते हैं कॉनकेव पॉसिबल नहीं है, कॉन्वेक्स पॉसिबल है. देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज आइसोकॉन्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर. ये बोल रहा है कि आइसोकॉन्स जो हैं वो एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे. उसका रीज़न ये है कि हर आइसोकॉन एक अलग क्वांटिटी शो कर रहा है. सपोज Q1 इज शोइंग मी 20 यूनिट्स, Q2 इज शोइंग मी दी 40 यूनिट्स. तो अगर 40 और 20 इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दिस मीन्स इस पॉइंट में मैं कह रही हूँ 20 इज इक्वल टू 40, तो वो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि हर आइसोकॉन्ट एक अलग क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो जब वो अलग क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका मतलब ये है कि आप अलग अलग क्वांटिटी सेम हैं ये बोलना चाह रहे हो कि 20 40 के इक्वल है, आप ये बताना चाह रहे हो. तो इसीलिए ये मतलब पॉसिबल नहीं है. और दूसरा, इसको हम इंटरप्रिटेशन करें तो हम ये बोल सकते हैं कि मुझे अगर ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं 40 यूनिट्स और 20 यूनिट्स बनाने के लिए सेम इनपुट ऑफ लेबर एंड कैपिटल चाहिए कि यूजिंग K1 एंड L1 कैपिटल आई कैन प्रोड्यूस 20 यूनिट्स एंड 40 यूनिट्स बोथ. तो वो पॉसिबल नहीं है. दैट्स वाई वी से दे डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर. देन द फोर्थ प्रॉपर्टी इज द आइसोकॉन lying above and to the right of the another isocon represent the higher level. मतलब 20 के ऊपर राइट साइड पे जो भी होगा आइसोकॉन वो हायर क्वांटिटी को ही शो करेगा. 40 से ऊपर जो होगा वो उससे हायर को शो करेगा, ठीक है. अगर 40 से ऊपर 60 है तो वो हायर को शो करेगा. 60 के ऊपर कुछ होगा वो और हायर को शो करेगा. तो हायर लेवल क्या करता है, हमेशा हायर प्रोडक्शन आइसोकॉन को शो करता है. क्यों? क्योंकि मैं इनिशियली 20 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रही हूँ K1 और L1 का यूज़ करके, फिर मैंने अपने इनपुट दोनों बढ़ा दिए, कैपिटल भी K2 पे आ गई और लेबर हो गई L2. तो जब मैंने दोनों को इंक्रीज करा तब मैं हायर लेवल ऑफ आइसोकॉन पे आ गई हूँ, क्योंकि मैंने अपना प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए दोनों इनपुट्स को बढ़ा दिया, ठीक है. देन नेक्स्ट हम अभी बोल रहे हैं डाउनवर्ड टू दी राइट होती है शेप, बट इसकी कुछ एक्सेप्शंस भी होती हैं. हम एक्सेप्शंस के बारे में बात करेंगे कि नॉर्मल शेप हम बोल रहे हैं इन आइसोकॉन की डाउनवर्ड स्लोपिंग होनी चाहिए, बट इसके अलावा भी शेप हो सकती है. वो क्या शेप हो सकती है वो हमें इस एक्सेप्शन वाले पॉइंट में पढ़ना है. तो एक्सेप्शन दो केसेस में होगी. एक केस होगा परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, ठीक है, कि एक है परफेक्ट सब्स्टिट्यूट और है एक परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट. परफेक्ट सब्स्टिट्यूट में अगर टी और कॉफ़ी का मैं एग्जांपल ले रही हूँ, ऑल्दो ये कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से है एग्जांपल, बट समझाने के लिए कि अगर कोई परफेक्ट सब्स्टिट्यूट हैं चीज़ें तो एक की जगह दूसरा सेम रेशियो में ही सेक्रीफाइस होगा. कि अगर टी और कॉफ़ी है, मैं कह रही हूँ दोनों परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है, तो अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे 1 कप कॉफ़ी दे दोगे अपनी, और मेरे पास टी है, तो मैं आपको 2 कप ऑफ टी तो नहीं दूंगी. मैं कहूँगी मेरे पास 1 कप ऑफ टी है, आप वो ले लो और आप मुझे 1 कप ऑफ कॉफ़ी दे दो. तो वो 1:1 का ही रेशियो चलेगा, ऐसा तो नहीं कि वो कुछ और चेंज हो जाएगा. इसीलिए इसकी जो शेप होती है वो स्ट्रेट लाइन डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है, ठीक है, जैसे हम लीनियर डिमांड कर्व में बोलते हैं. इसीलिए हम बोलते हैं कि ये 1:1 सेक्रीफाइस करेगी. यहाँ पे जो मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन है वो कांस्टेंट रहता है. कि अगर मैंने एक बार बोल दिया कि ये 1:2 है तो वो 1:2 ही रहेगा. एक बार बोल दिया कि 1:1 की रेशियो में ही आप इसको कर सकते हो, तो वो रेशियो एक बार जो फिक्स हो गई वो उसी को ही फॉलो करेगा. देन परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट मतलब जो दोनों साथ में चाहिए. इसका मैंने एग्जांपल लिखा हुआ है शूज़, पेयर ऑफ शूज़. तो अगर ये एल शेप का होता है, क्यों होता है? क्योंकि सपोज इनिशियली मैं Q1 पे हूँ
मैं 1 यूनिट ऑफ कैपिटल एंड 1 यूनिट ऑफ लेबर यूज़ कर रही हूँ, तो आई एम एट Q1, तो मेरा प्रोडक्शन हो रहा है Q1। अब मैं अगर किसी एक का प्रोडक्शन बढ़ा दूँ, सिर्फ एक का प्रोडक्शन बढ़ा दूँ, कि मैंने बोला कि नाउ आई हैव इंक्रीज द लेबर फ्रॉम 1 to 2 बट स्टिल आई विल बी ऑन द सेम आइसोकॉन्ट, मेरा प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा क्योंकि दोनों परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट हैं। अगर मैं प्रोड्यूसर हूँ, एक मेरे पास क्या राइट लेग है और एक लेफ्ट लेग है, सपोज लेबर और कैपिटल की जगह लेफ्ट लेग और राइट लेग में लूँ, तो अगर सिर्फ एक मेरे पास एक्स्ट्रा आ जाए दूसरे पेयर में, मेरे पास सिर्फ लेफ्ट लेग का आ जाए, राइट लेग का शूज़ नहीं आ रहा, तो क्या वो मेरे को सेटिस्फेक्शन देगा? दूसरा पेयर वो मेरे को सेटिस्फेक्शन नहीं देगा क्योंकि मैं उसे यूज़ ही नहीं कर सकती, वो परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। तो वहाँ पे मुझे दूसरी राइट लेग का भी शूज़ चाहिए, तभी मेरा सेटिस्फेक्शन बढ़ेगा कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर मैं प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रही हूँ, तो वहाँ पे मुझे दोनों का इनपुट इंक्रीज करना पड़ेगा, तभी मेरा ओवरऑल प्रोडक्शन बढ़ेगा, मैं Q2 पे आऊँगी। सो दीज आर दी शेप्स फॉर द परफेक्ट सब्स्टिट्यूट एंड परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब जो मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन है, ये कॉन्सेप्ट आप मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑलरेडी पढ़ के आए हो, तो ये बस यहाँ पे ये बताता है कि नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ कैपिटल दैट प्रोड्यूसर इज रेडी टू सेक्रीफाइस फॉर एडिशनल यूनिट ऑफ लेबर टू मेंटेन द लेवल ऑफ प्रोडक्शन। तो हर बार कितना वो सेक्रीफाइस करेगा एडिशनल यूनिट ऑफ लेबर के लिए, कैपिटल का कितना सेक्रीफाइस करेगा, वो मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन है। और वो इंडिफरेंस कर्व के केस में क्या होता है, डिमिनिशिंग होगा मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। थैंक यू। और इसके लिए भी मैं सेम बुक रेकमेंड करती हूँ आपको। मैंने भी जो कॉन्सेप्ट आपको कवर कराया है, ये भी मेजरली मिसेस देवा से ही कराया है। तो थैंक यू।